हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडू मेंटोर प्रीति शर्मा चैनल। फ्रेंड्स, आज हम MPS 001 के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी NSC को समझेंगे। ये MPS 001 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप एक MA लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पहले इंट्रो लिखना होगा। जब भी आपका क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले इंट्रो लिखना होगा। फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आप हेडिंग के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ में आप आंसर दे रहे हैं, आपको आंसर हेडिंग देकर फिर लिखना है। ओके, और फिर एंड में आपको कंक्लूज़न भी लिखना है, तभी आपका जो आंसर है वो जस्टिफाई होगा। और सबसे पहले एक सवाल है, जब हम नेशनल सिक्योरिटी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी, देखिए, आज 21वीं सदी में नेशनल सिक्योरिटी का अर्थ सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं है। ठीक है, आज टेररिज्म है, साइबर अटैक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, यानी सुरक्षा का कंसेप्ट काफ़ी विस्तृत हो चुका है। तो इसी बढ़ती हुई सिक्योरिटी की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई है। तो NSC की स्थापना कब की गई है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1998 में हुआ था, है ना। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई। यहाँ आपको सिर्फ ईयर याद नहीं रखना है, बल्कि रीज़न भी समझना है। 90s के दौरान दुनिया में बहुत बड़े बदलाव हुए। कोल्ड वार समाप्त हो चुका था, नए सिक्योरिटी थ्रेट्स सामने आ रहे थे, और 1998 में भारत ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट भी और 1998 में भारत ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट भी किए। इन सब परिस्थितियों ने एक ऐसी संस्थाओं की अवस्था महसूस कराई जो सिक्योरिटी के सभी पहलुओं पर सरकार को सलाह दे सके। तो NSC की संरचना पहले पढ़ते हैं। अब हम देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपको, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े अंतिम और महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के सर्वोच्च स्तर पर लिए जाते हैं। इसलिए जो NSC के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल में आमतौर पर शामिल क्या क्या होते हैं? होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, वित्त मंत्री। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि NSA। ओके, NSA का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ पर डायरेक्ट एडवाइस देता है। तो NSA के 3 महत्वपूर्ण अंग क्या क्या हैं? एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, अक्सर यही गलती कर देते हैं। सिर्फ NSC याद कर लेते हैं, लेकिन उसके सपोर्टिंग जो बॉडीज़ है उसको भूल जाते हैं। 3 बॉडीज़ आपको याद रखना है। पहला है स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप यानी कि SPG। ओके, इसका काम अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और सिक्योरिटीज़ एजेंसी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना है। ओके, यानी अगर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को मिलकर काम करना है तो SPG एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। ओके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड NSAB, ये एक्सपर्ट का ग्रुप होता है। इसमें रिटायर डिप्लोमेट्स, मिलिट्रीज ऑफिसर्स, स्कॉलर्स और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स होते हैं। ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। ओके, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल
NSCS। यह एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। इसका काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, एनालिसिस करना और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होता है। NSCS के प्रमुख कार्य क्या हैं? अब सवाल आता है कि NSC करता क्या है। सबसे पहले काम है सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना, है ना। सबसे पहले क्या है? सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना। देश को किस प्रकार के खतरे हैं और उनसे कैसे निपटना है, इसी पर स्ट्रैटेजी तैयार करना है। दूसरा काम ये है थ्रेट असेसमेंट, यानी देश के सामने जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनका एनालिसिस करना। तीसरा काम है कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि सिक्योरिटी सिर्फ आर्मी का काम नहीं है ना। सिर्फ आर्मी का काम नहीं है सिक्योरिटी, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स सब जुड़ी होती है। चौथा काम है स्ट्रैटेजिक एडवाइस देना, परामर्श देना। तो इसमें क्या है, चाहे न्यूक्लियर पॉलिसी हो या फिर साइबर सिक्योरिटी हो या फिर बॉर्डर मैनेजमेंट हो, उन सबको एडवाइस देना। ठीक है। भारत की सुरक्षा में NSC की भूमिका। अब एक प्रैक्टिकल सवाल है, क्या NSC सिर्फ एक एडवाइज़र बॉडी है या इसका एक्चुअल इम्पैक्ट भी है? बिल्कुल इम्पैक्ट है भाई। 1998 के बाद 1998 के बाद भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के डेवलपमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। जो कारगिल वॉर के बाद सिक्योरिटी रिफॉर्म्स में भी इसका रोल देखा गया। आज साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज़ में भी NSC का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब इसकी आलोचनाएं क्या की गई हैं? देखिए, हम आते हैं MA लेवल के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है क्रिटिसिज्म करना, आलोचना। यानी सिर्फ तारीफ़ लिख देने से MA में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, आपको स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन दोनों बतानी होगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को अधिक इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइज्ड बनाया, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी हैं। पहली लिमिटेशन है NSC एक एडवाइज़र बॉडी है ना। NSC जो है एक एडवाइज़र बॉडी है। ओके, ये रिकमेंडेशन देती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्रीज़ पर डिपेंड करता है। दूसरी लिमिटेशन क्या है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग में अभी भी अधिक केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। तीसरी लिमिटेशन है इंटेलिजेंस एजेंसी और अन्य डिपार्टमेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। ओके, लास्ट में मैंने आपको कहा है कंक्लूज़न हर आंसर में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भारत की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक केंद्रीय स्तंभ है। बदलते हुए ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के दौरान NSC की महत्ता लगातार बढ़ रही है। ये संस्था भारत को सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक, साइबर, एनर्जी और स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी एक मजबूत दिशा प्रदान करती है। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का मस्तिष्क भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना है तो NSC को सिर्फ एक संस्था के रूप में मत लीजिए, बल्कि भारत की बढ़ती हुई सिक्योरिटी नीड्स के संदर्भ में उसकी रेलेवेंस को समझिए। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान विदेश नीति के प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता। खैर, एग्ज़ाम में तो जो भी मैं अभी क्वेश्चन आपको बता रही हूँ वो रिपीट होते ही हैं। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। तो देखो स्टूडेंट, जब हम भारत की विदेश नीति के इतिहास को देखते हैं तो नेहरू के बाद अगर किसी एक नेता ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वो है इंदिरा गांधी।
आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स इंदिरा गांधी के युग को इंडियन फॉरेन पॉलिसी का रियलिस्ट फेज कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों इंदिरा गांधी को भारत की सबसे सफल फॉरेन पॉलिसी लीडर्स में गिना जाता है। इसका सवाल हमें उनकी उपलब्धियों के गहरे विश्लेषण में मिलेगा। ठीक है, इंट्रो लिखना मत भूलिएगा सारे क्वेश्चंस में। तो बांग्लादेश क्राइसिस और 1971 का युद्ध, देखो यहाँ पे सिर्फ इतना याद नहीं मत रखना है, इतना आपको याद नहीं रखना है कि बांग्लादेश 1971 में बना था। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप उसके पीछे की डिप्लोमेसी समझते हैं या नहीं। 1971 में इस पाकिस्तान के लोगों ने शेख मुजीबर रहमान के नेतृत्व में चुनाव जीता था, है ना। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि पॉलिटिकल रिप्रेशन शुरू हो गया। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि पॉलिटिकल रिप्रेशन शुरू हो गया, लाखों लोग मारे गए और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। अब सोचिए, ये सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनल मैटर या भारत की सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन गया। यही इंदिरा गांधी की ब्रिलियंस थी। उन्होंने इसे ह्यूमैनिटेरियन इशू के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी इशू भी बना दिया। ओके, कूटनैतिक स्टडीज़, इंदिरा गांधी ने सीधा युद्ध नहीं किया, ठीक है। पहले पूरी दुनिया का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, यूरोप गई, अमेरिका गई, ठीक है। कई देशों में इन्होंने ऐसे ही घूमने गई, कई देशों को सिचुएशन समझाई, यानी मिलिट्री एक्शन से पहले डिप्लोमेटिक ग्राउंड वर्क तैयार किया इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? दिसंबर 1971 में युद्ध हुआ। सिर्फ 13 दिनों में 13 डेज़ में जो पाकिस्तान थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। 93,000 लोगों ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। तो ये सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, यह डिप्लोमेटिक, स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल विक्ट्री थी। इसी वजह से कई स्कॉलर्स इसे इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट मानते हैं। ओके, अब भारत सोवियत मैत्री संधि, इंडो सोवियत ट्रीटी 1971। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर भारत नॉन अलाइंड था तो सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी क्यों की? यही जगह है जहां MA लेवल के एनालिसिस आते हैं। देखिए 1971 में अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, चाइना पाकिस्तान के साथ था, और सिचुएशन में भारत को एक स्ट्रैटेजिक सेल की ज़रूरत है। ट्रीटी का रियल मीनिंग क्या होता है? ये ट्रीटी फ्रेंडशिप से ज़्यादा सिक्योरिटी इंश्योरेंस थी। इस ट्रीटी ने दुनिया को सिग्नल दिया कि अगर भारत पर प्रेशर बनाया गया तो सोवियत यूनियन उसके साथ खड़ा होगा। तो यहाँ इंदिरा गांधी ने दिखाया कि फॉरेन पॉलिसी में आइडियलिज्म से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से स्कॉलर्स कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने नेहरूवियन आइडियलिज्म को स्ट्रैटेजिक रियलिज्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट 1972। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए, युद्ध जितना अलग बात है, युद्ध के बाद शांति बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। 1971 के युद्ध के बाद भारत के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन थी। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स भारत की कस्टडी में थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनका इस्तेमाल पाकिस्तान को तोड़ने के लिए नहीं किया। शिमला एग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस समझिए। एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपने डिस्प्यूट्स को बिलेटरल टॉक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, यानी कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने के बजाय बिलेटरल फ्रेमवर्क में ले आया गया। ठीक है, इसी वजह से स्कॉलर्स कहते हैं कि शिमला एग्रीमेंट मिलिट्री विक्ट्री को डिप्लोमेटिक विक्ट्री में कन्वर्ट करने का क्लासिकल एग्जाम्पल है। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1974।
भारत को न्यूक्लियर टेस्ट की क्या ज़रूरत थी? आप एक बात बताइए कि भारत को न्यूक्लियर टेस्ट की क्या ज़रूरत थी? यही एग्जामिनर पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है। ओके, तो 1962 में चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ। 1964 में चाइना न्यूक्लियर पावर बन गया। पाकिस्तान भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा था। ऐसे में भारत को स्ट्रैटेजिक डिफरेंस की ज़रूरत महसूस हुई। पोखरण टेस्ट 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। ओके, याद रखना है आपको कि भारत ने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? 18 मई 1974। ओके, इसका नाम क्या दिया था? स्माइलिंग बुद्धा। इस टेस्ट ने दुनिया को सिग्नल दिया कि भारत साइंटिफिक और स्ट्रैटेजिक दोनों रूप से कैपेबल है। यह टेस्ट भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का प्रतीक था। भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो सिक्योरिटी डिसीजन किसी एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं लेगा। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका। नैप में लीडरशिप। स्टूडेंट अक्सर सोचते हैं कि नैम सिर्फ नेहरू से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी नैम में नई डायरेक्शन दी है। उन्होंने ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उतारा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कॉलोनियलिज्म और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जैसे मुद्दों को अग्रेसिवली रेज किया था। इंदिरा गांधी के दौरान भारत सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं था, भारत डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज़ बन गया था। ओके, अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है एमए लेवल के लिए। क्या इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी परफेक्ट थी? इंदिरा गांधी ने जो फॉरेन पॉलिसी अपना रखी थी, क्या वो परफेक्ट थी? नहीं। क्रिटिक्स कहते हैं कि सोवियत यूनियन के साथ भारत की निकटता ने नॉन अलाइनमेंट की क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर किया। कई वेस्टर्न स्कॉलर्स ने भारत को टिल्टेड नॉन अलाइनमेंट का एग्जाम्पल कहा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या उस समय भारत के पास कोई और ऑप्शन था? अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, चाइना पाकिस्तान के साथ था, तो भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए स्ट्रैटेजिक चॉइस तो लेनी ही थी। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी को आइडियोलॉजी के बजाय नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजिक रियलिज्म के आधार पर समझा जाना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर नेहरू ने भारत की फॉरेन पॉलिसी की नींव रखी, तो इंदिरा गांधी ने उस इमारत को मजबूत बनाया। बांग्लादेश की मुक्ति, इंडो सोवियत ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट, पोखरण टेस्ट और नैम में लीडरशिप, तो ये सब बताते हैं कि इंदिरा गांधी के दौरान भारत एक पैसिव स्टेट में से एक कॉन्फिडेंस रीजनल पावर के रूप में उभर कर सामने आया। इसलिए अधिकतर विद्वान इंदिरा गांधी के युग को इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सबसे प्रभावशाली और निर्णायक चरण मानते हैं। तो एग्ज़ाम में सिर्फ उपलब्धियां मत लिखिए, हर उपलब्धि के पीछे की जो स्ट्रैटेजी है, सोच है और उसके जो प्रभाव है, उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तभी आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये वीडियो की जो फर्स्ट पार्ट है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। ओके, चलिए, थैंक यू।